Assalamualaikum, Adab, good greetings to all of you. Welcome to Shida Educational Society. In our last class, we have seen article, that is a, and the. There are two types of article, that is definite article and indefinite article. Indefinite article, that is a and definite article, that is the. ना लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ा था. आर्टिकल बहुत दिनों से परेशान कर रहे थे हमें कि कहाँ लगाते हैं कहाँ नहीं, जब मन करता है लगा देते हैं, जब मन करता है नहीं लगाते हैं ना. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया उसको कि कहाँ लगाते हैं और कहाँ नहीं लगाते हैं. आ कहाँ लगाएंगे, एन कहाँ लगाएंगे और द कहाँ लगाएंगे. समझ में बात आ गई. चलिए आज हम लोग एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले. नया क्या, वो भी बहुत दिनों से हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं, बट वही अंदाजा नहीं लगता ना कहाँ कौन सा यूज करना है कहाँ नहीं यूज करना है, जो कि हमारा है प्रीपोजिशन. पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. तो नाउन हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, 5 टाइप्स ऑफ नाउन. प्रोनाउन भी हम लोगों ने लगभग देख लिया है, और वर्ब भी हम लोगों ने यूज करते हुए देख लिया है, और एडवर्ब भी हम लोगों ने, एडजेक्टिव और एडवर्ब हम लोगों ने इसके पहले क्लास में देखा था. एडजेक्टिव, एडवर्ब. उसके बाद फिर अब हम देखने वाले हैं प्रीपोजिशन, और एक टॉपिक और है हमारा कंजंक्शन. ग्रामर की बस ये इतने हैं. उसके बाद एक दो क्लास हम लोग लेने वाले हैं. आपके जो कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो फ्रिक्वेंटली बोले जाते हैं, बहुत ज्यादा बार बार हम लोग अगर इंग्लिश में ही बातचीत करते हैं तो वो बार बार आते हैं. कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कहीं पर भी फेंक दीजिए ना तो काम कर जाता है वो अपना. तो वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं 2 क्लास में, जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस, छोटे छोटे जुमले जो हैं यूज होते हैं, वो हम देखने वाले हैं 2 क्लास में. तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम लोग प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन. इसमें देखिए 2 वर्ड है. एक प्री है. प्री का मतलब होता है पहले. हम लोगों ने जब वो पढ़ा था रूट वर्ड, वर्ड फॉर्मेशन, रूट वर्ड, सफिक्स एंड प्रीफिक्स, उसमें पढ़ा था ना. तो प्रीफिक्स में हमारा प्री भी आया था ना. प्री का मतलब पहले. जो जिस वर्ड के पहले प्री लग जाता है तो उसका मतलब उससे पहले. जैसे पोजीशन में स्थिति, स्थिति, स्थिति या हालत, हालत, स्थिति, पहली स्थिति. यानी कि देखिए प्रीपोजिशन पोजीशन बताता है किसी नाउन, सॉरी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में होते हैं. तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में. प्रीपोजिशन क्या करता है, रिलेशन बताता है. किसके किसके बीच में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में. सब्जेक्ट में देखिए क्या हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है, नाउन हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है ना. चाहे किसी आदमी का नाम, जगह का नाम, या इंसान का नाम, या किसी सामान का नाम सब्जेक्ट में भी हो सकता है. ऑब्जेक्ट में भी यही सब हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, किसी ऑब्जेक्ट का नाम, सामान का नाम ना. तो सब्जेक्ट जो है हमारा, वो पीछे के ऑब्जेक्ट से कैसा रिलेशन रखता है, क्या रिश्ता है दोनों के बीच में, वो हमारा बताता है प्रीपोजिशन. ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन बताते हैं, रिश्ता बताते हैं, उन्हीं वर्ड्स को, उन्हीं शब्दों को क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं. समझ में बात आई. चलिए हम लोग देखते हैं क्या होते हैं प्रीपोजिशन, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से होते हैं. बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलते होंगे लेकिन समझ में नहीं आता होगा क्या है कैसे है, बस पढ़ते चले जाते होंगे आप अगर रीडिंग करते होंगे तो. चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से वर्ड है वो. इन, ऑन, इनटू, एट. एक सीरियल से लिखते हैं ज्यादा बेहतर रहेगा, जो एक तरह की चीजें हैं वो एक साथ आ जाएंगे आपकी. इन, इनटू, इन, इनटू, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, फॉर. और आपका क्या हो जाएगा, अंडर, बिलो, ओवर, above, before,
बिफोर, आफ्टर, आफ्टर, ये सब आपके प्रेपोजिशन है, आते होंगे बीच बीच में आपके। बिफोर, आफ्टर, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, एक ही है, इन फ्रंट ऑफ एक वर्ड है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, अप, अप टू, अंडर हो गया है, बिलो, ओवर, अबव, बिफोर, आफ्टर, इन फ्रंट ऑफ, अप टू, विद, विदाउट, विदाउट, बिसाइड और बिसाइड्स दोनों अलग चीजें हैं। बिसाइड्स, बिफोर आफ्टर हो गया है। बिहाइंड, बिहाइंड, अक्रॉस, बिटवीन, अमंग, थ्रू, थ्रू, टू वर्ड्स, टू वर्ड्स, और टू, टू भी आपका यहाँ साथ में लिख देते तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि इसके साथ में पढ़ना उसका ना याद करने के एतबार से ज्यादा बेहतर रहता। यही जगह बनाते हैं लिखने के लिए। इन, इनटू, ऑन, एट, और इधर आपका टू, टू, ठीक है। अब देखिए दो टू होता है, एक ये वाला टी डबल ओ वाला, ये आपका एडवर्ब होता है और ये आपका प्रेपोजिशन। समझ में बात आई? चलिए हम लोग अब देखते हैं इनका इस्तेमाल कैसे होता है, कहाँ होता है, इनकी मीनिंग बताते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है, और एक या दो एग्जाम्पल देकर के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतने सारे हैं, सबका इस्तेमाल अगर हम 5-5, 10-10 एग्जाम्पल देने लग गए तो फिर 3-4 क्लास यही खा जाएगा, ठीक है। एक आपको बेसिक नॉलेज दे रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत अब डीप पढ़ना होगा तो बहुत ज्यादा टाइम खा जाएगा, ठीक है। हम जो अभी पढ़ रहे हैं किसी कंपटीशन को बीट करने के लिए नहीं दे रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं क्या है, इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग के पर्पज से, समझने और बोलने के एतबार से, ठीक है। किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो बारीकियां पूछी जाती हैं उसके लिए हम बाद में कराने वाले हैं, लेकिन अभी हम क्या समझने के लिए, बोलने के लिए और समझाने के लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ ऊपरी ऊपरी इतना जितने से हमारा काम चले, काम हो जाए, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और बहुत बारीकी चीजें जो कंपटीशन वगैरह में पूछी जाती हैं, इससे हम कंपटीशन की 50% चीजें कवर कर सकते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं और जो पढ़ रहे हैं, इससे हम 80% चीजें, सॉरी 50% हम कवर कर सकते हैं। बस कंपटीशन का कोई भी एग्जाम देंगे हम लोग, प्रैक्टिस के बाद, वर्ड मीनिंग याद करने के बाद और इतनी ग्रामर देखने के बाद हम लोग कंपटीशन की 50% चीजें हम सॉल्व कर पाएंगे। 100 में से 50% चीजें हम लोग समझ के बेसिस पर, समझ के बेसिस, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जितनी हम समझ चुके हैं ग्रामर, उसके हिसाब से हम 50% कर सकते हैं। और सिलेक्शन के लिए चाहिए कितना, 80% चाहिए, समझ, वो सिलेक्शन के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश का अगर पेपर आपको करना है तो 80% पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके लिए 30% ये ज्यादा जो बच रहा है ना, ये प्रैक्टिस की चीज है। और बारीकियां जो होती हैं थोड़ा सा ग्रामर में और अंदर घुस करके अगर पढ़ेंगे तो उसका सिलेबस बहुत लंबा हो जाता है, हमें सिर्फ समझना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, ठीक है। इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं जो अभी सीरीज चल रही है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो डीप नॉलेज होगा, प्रैक्टिस होगी, वो सब हम बाद में कराने वाले हैं, ठीक है। उसमें हमारा 30% कवर होगा। इससे जितना हम पढ़ लिए हैं प्रैक्टिस करेंगे और न्यूज़पेपर वगैरह में जो वर्ड मीनिंग वहां फंसेगी वो हम लिख लेंगे,
उसको याद कर लेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, 50% चीजें हम इंग्लिश का, जहां जहां भी इंग्लिश पूछी जाती है कहीं पर भी 50% हम आंसर कर सकते हैं उससे। 30% उस कंपटीशन की जब स्पेशली हम लोग तैयारी करेंगे, उसकी जब प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां पर डीप नॉलेज और ग्रामर की कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं, और पेपर का सॉल्व वगैरह कर करके 30% हम और बढ़ाएंगे उससे। ठीक है, सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए। सिलेक्शन हर एग्जाम में एकदम फिक्स नहीं है, किसी में जो है 70 से लेकर के 80 तक हर एग्जाम में होता है, मैक्सिमम 80%। किसी भी एग्जाम में 100% कोई नहीं लाता है किसी भी कंपटीशन में। जो 80% डालेगा वो अपना फिक्स समझे कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 70 से 80 के बीच में नंबर हो तो आपका हो जाएगा। 100 में से 200 होगा तो 160 नंबर समझ लीजिए ना। तो यानी परसेंटेज 100% में से 80% जिसका भी आ गया, तैयारी हो गई है, 80% आ जा रहा है पेपर वगैरह में लगाने से, तो समझ लीजिए वो क्वालिफाई कर जाएगा, उसके लिए सिलेक्शन के लिए काफी है। चलिए हम शुरू करते हैं। कैटेगरी भी काम करती है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ना, वो भी काम करता है। लेकिन जनरल के लिए हम जो बोल रहे हैं, जनरल भी समझ करके सबको कर रहा हूँ, तो मैं 80% में कहूंगा, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन जो हुआ था 75 के पे हुआ था। जो रेलवे में मेरा सिलेक्शन हुआ वो 75% पे हुआ था। चलिए हम लोग देखते हैं। इन इन का मतलब होता है मैं, इनका मतलब मैं। यूज कहाँ करते हैं, और इनटू का भी मतलब होता है मैं, इनटू का भी मतलब होता है मैं। ऑन हमने कहा लिखा, हाँ ठीक है, ऑन है, ठीक है, सही है। इनका मतलब भी होता है मैं, इनटू का भी मतलब होता है मैं। तब लगना कहाँ है ये दोनों, वही मीनिंग इसकी भी है, वही मीनिंग इसकी है, दोनों का यूज अलग है। अलग कितना है, जब कोई चीज, एक चीज जब दूसरे चीज के अंदर होती है और रुकी हुई है तो इन लगेगा, और अगर वो मोशन में है, चल रही है, हिल डुल रही है, गतिमान है, तब क्या लगेगा, इनटू। जैसे यहां पर लिख लीजिए पहले उसको, जब एक चीज, एक चीज या एक वस्तु, एक, जो भी आपको लिखना हो लिख लीजिए, एक चीज, देखिए एक वस्तु जो है ना, वो आपका किताबी लैंग्वेज हो जाता है, और समझने के लिए हम जो बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा बेहतर होती है। जब एक चीज दूसरी चीज के अंदर रुकी हुई हो, दूसरी चीज के अंदर के अंदर रुकी हुई, रुकी हुई हो, रुकी हुई अवस्था में हो, हालत में हो, अवस्था में हो। जब एक चीज दूसरी चीज के अंदर रुकी हुई अवस्था में हो, तो उसमें वहां पर हम क्या लगाते हैं, इन। जैसे आई एम सिटिंग इन द रूम, इन द रूम। अब देखिए, द लगाना ना लगाना ये आपके ऊपर है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं इस कमरे में, मैं इस कमरे में बैठा हूं, इस कमरे में, खास कमरा, मैं इस कमरे में बैठा हुआ हूं, तो आपका द लगा देंगे। मैं कमरे में बैठा हूं मत लगाइए, कोई भी कमरा हो सकता है, कैसा भी खास कमरा थोड़ी है, खास होगा तो द लगाइए। आपके नजर में वो खास है कि नहीं है, इसके ऊपर है द लगाना। ठीक है, आई एम सिटिंग इन रूम, लोग स्टाइल के लिए बोलने में अच्छा लगता है इसलिए भी लगा देते हैं, लेकिन रूल जो है वो रूल है। ठीक है, अगर कोई खास जगह है, आई एम सिटिंग इन द पार्लियामेंट, अब वो संसद है, एक खास चीज है, वहां पर लगा सकते हैं। आई एम सिटिंग इन द ऑफिस ना, ऑफिस खास चीज है, एक नॉर्मल रूम नहीं है, इन द रूम ऑफ द ऑफिस ना। आई एम सिटिंग इन, रूम के अंदर मैं रुकी हुई अवस्था में हूं, यानी कि बैठा हूं, हिल डुल नहीं रहा हूं, चल फिर नहीं रहा हूं, तो क्या होगा, इन लग जाएगा। बर्ड इज, चिड़िया पेड़ में बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, पेड़ पर, पेड़ के ऊपर नहीं बैठी, पेड़ के अंदर जाकर बैठी है ना। बर्ड इज सिटिंग, बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, द लगाना हो, खास पेड़ है लगा दीजिए, नहीं लगाना है तो मत लगाइए। इन द ट्री, बर्ड इज सिटिंग इन
ट्री छोड़ दीजिए, दा मत लगाइए। दा का मतलब जाना पहचाना वो है पेड़। दा लगाने से क्या मतलब हो रहा है कि वो पहचान जाना पहचाना पेड़ है, कोई जो पॉपुलर है, बहुत फेमस है, ठीक है। दा का मतलब ये हो जाता है। बुक्स आर बुक्स आर केप्ट केप्ट थर्ड फॉर्म, किताबें रखी हुई हैं, ठीक है। अब देखिए, चलिए समझाते हैं थोड़ा सा, इसको लिख लीजिए। बुक्स आर केप्ट इन द शेल्फ और बैग, किताबें बैग में रखी हुई हैं, वो भी रेस्ट पोजीशन में है, हिलडुल नहीं रही है, रुकी हुई अवस्था में है। शेल्फ में जो अलमारी के जो खाने होते हैं ना, एक एक खाने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शेल्फ। ताक, हिंदी में बोलते हैं ताक। अब देखिए, मैं हिंदी नहीं लिखा हूं लेकिन बोल दे रहा हूं, आई एम सिटिंग। अब मैं बैठ रहा हूं सर, आप बोलेंगे सर ये तो मोशन हो रहा है, ये आप रुके हुए कहाँ है, वो हो रहे हैं, नहीं। देखिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इज एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है जब कोई काम चल रहा हो। तो यहाँ पर मैं बैठा हूँ, बैठा हूँ, बैठा हूँ, बैठा हूँ, बैठा हूँ, बैठा हूँ, अभी भी बैठा हूँ, अभी भी बैठा हूँ। बैठने का काम कंटिन्यू है, बैठने का काम नहीं, बैठे रहने का काम कंटिन्यू है, हो रहा है ना, इसलिए आईएनजी लगा। बैठा हूँ, बैठा हूँ, बैठा हूँ, बैठा हूँ, अभी भी बैठा हूँ, अभी बैठा हूँ ना, रेस्ट। लेकिन वो रेस्ट वाला पोजीशन, रेस्ट पोजीशन भी कंटिन्यू है। रुकी हुई मेरे बैठने की जो कंडीशन है वो रुकी हुई अभी चल रही है ना, ये आई एम सिटिंग। मैं लटका हुआ हूँ, कोई पेड़ की डाल है उसको पकड़ के मैं लटका हुआ हूँ, मैं लटका हुआ हूँ, आई एम हैंगिंग, आई एम हैंगिंग, आई एम हैंगिंग, क्यों लटका हूँ, लटका हूँ, लटका हूँ, लटकने का काम, लटके रहने का काम अभी चल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से ये बैठा हूँ, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, यानी कि सोया हूँ, सोया हूँ, सोने का काम मेरा कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, अभी भी सो रहा हूँ, सो रहा हूँ, सो रहा हूँ ना, तो वो आई एम स्लीपिंग होगा। वैसे बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, बर्ड इज सिटिंग इन ट्री, चिड़िया पेड़ पेड़ में बैठी है, चिड़िया पेड़ में बैठी है, पेड़ के अंदर अगर बैठी है तो क्या बोलेंगे, बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री। बुक्स आर केप्ट इन द शेल्फ, इन द बैग। चलिए, मीनिंग उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी, आसान है, इजी है। मैं बैठा हूँ, मैं कमरे में बैठा हूँ, चिड़िया पेड़ में बैठी है, या चिड़िया पेड़ पर बैठी है, दोनों चीजें हैं। अगर अभी दूसरी चीज अभी बताऊंगा मैं, ये पेड़ के अंदर बैठी है तो इन लगेगा, और पेड़ के ऊपर अगर कहीं बैठी है तब क्या लगेगा, ऑन लग जाएगा वो, ठीक है। पेड़ के ऊपर बैठी है तो आपका ऑन लग जाएगा, और पेड़ के अंदर कोई स्पेसिफिक पोजीशन लगा देंगे तो अर्थ लग जाएगा, अभी एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। बुक्स आर केप्ट इन द शेल्फ, किताबें ताक में रखी गई हैं, रखी हुई हैं, किताबें बैग में रखी हुई हैं, समझ में आया। जिस जो मीनिंग आपको ना समझ आ रही हो, ना याद हो रही हो, उसको आप लिख लीजिए। चलिए इंटू पर चलते हैं हम लोग। जब एक चीज दूसरी चीज के अंदर, दूसरी चीज के अंदर गतिमान हो, गतिमान हो, यानी कि वो रुकी ना हो, हिल डुल रही हो, चल रही हो, मोशन कर रही हो, उसमें गति हो कुछ ना, उसको क्या बोलेंगे, इंटू लगाएंगे उसके लिए। जैसे टीचर एंटर्ड, एंटर मीन्स दाखिल होना, प्रवेश होना, प्रवेश करना, एंटर्ड इनटू द रूम, इनटू द रूम, टीचर एंटर्ड इनटू द रूम, या टीचर एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, इनटू रूम। आपको द लगाना है कि नहीं लगाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो कोई जो चीज आप बोल रहे हैं, आपको पता होगा आप किस कमरे की बात कर रहे हैं, वो कमरा खास है या फिर नॉर्मल है, ठीक है। अगर खास है तो दा लगाइए, नॉर्मल है तो मत लगाइए। अक्सर लोग लगाते हैं, बोलने में थोड़ा सा, बोलने की प्रैक्टिस हुई रहती है दा की साथ में, इसलिए लोग लगा देते हैं, बोलने में अच्छा लगता है थोड़ा सा, लेकिन रूल के हिसाब से अगर नॉर्मल चीज है तो नहीं लगाना उसके साथ आपको। टीचर एंटर, अब देखिए कोई दाखिल होगा, प्रवेश करेगा, एंटर करेगा किसी रूम वगैरह में कहीं पर भी, तो रुका हुआ तो जाएगा नहीं ना, कुछ मोशन होगा, चलता हुआ जाएगा, गति होगी उसमें, चाल होगी, तब क्या होगा, इनटू यूज होगा उसके लिए। चलिए नेक्स्ट, कैट
jumped, cat jumped into the tub, into tub, 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 cat jumped into tub, बिल्ली टब में कूदी, टीचर कक्षा में आए, कक्षा में प्रवेश किए, टीचर कक्षा में दाखिल हुए ना, जो भी आपको लिखना हो लिख लीजिए। बिल्ली टब में कूदी, बॉयज jumped, boys jumped into the river, into the river, into the river गंगा, आपको गंगा लगाना है लगाइए ना, मत लगाइए गंगा। बच्चे गंगा नदी में कूदे ना, तो कूदेंगे तो अब क्या होगा, मोशन होगा, गति होगी, चाल होगी, कुछ ना स्पीड रहेगी, क्या बोलेंगे इनटू, बॉयज जम्प्ड इनटू द रिवर। इन हो गया इनटू, जब कोई चीज एक चीज दूसरी चीज के अंदर रुकी हुई हो तो इन लगाते हैं, जैसे आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूं, यू आर इन द हाउस, तुम घर में हो, और रुके हुए हो तो यू आर सिटिंग इन द रूम, आप कमरे में बैठे हुए हैं। इनटू जब जो है गति हो, स्पीड हो, यू एंटर्ड इनटू द रूम, तुम कमरे में दाखिल हुए, प्रवेश किए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ऑन पर। ऑन मीन्स पर। एक चीज जब दूसरी चीज के ऊपर होती है, एक चीज जब दूसरी चीज पर होती है तब लगता है हमारा ऑन, लेकिन और साथ में तभी लगता है हमारा एट, उसी पर लगता है, एट मीन्स भी पर, तभी लगता है हमारा एट। तो अब दोनों में क्या फर्क है, जब एक चीज दूसरी चीज के ऊपर हो, इसमें क्या है अंदर हो, इसमें ऊपर हो, दूसरी चीज के ऊपर हो, ऊपर हो, ऊपर रखी हो, रखी हो, और एग्जैक्ट लोकेशन ना पता हो, लोकेशन ना पता हो। एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आएगा। किताब मेज पर रखी है, बुक इज केप्ट, रखी हुई है, थर्ड फॉर्म। कंडीशन, किताब रखी हुई है, बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, टेबल, किताब मेज पर है, किताब मेज पर रखी गई है। बुक इज ऑन द टेबल, ये भी हो सकता है, किताब मेज पर है, किताब मेज पर रखी हुई है, केप्ट ऑन द टेबल। समझ में आया दोनों में फर्क, बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, किताब मेज पर रखी है, रखी हुई है, बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। अब देखिए, किताब मेज पर रखी है, अब इसी को अगर हम एट कहां यूज होगा, बुक इज केप्ट, थोड़ा जगह छोड़ते हैं क्योंकि डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, ये चीज लिखना पड़ेगा ना, बुक इज केप्ट। अब देखिए इसमें तो ये बताया गया है कि मेज पर रखी गई, अब मेज तो काफी बड़ी होगी और बुक छोटी सी है, अब बुक जो है बीच में रखी गई है, किनारे रखी गई है, इस किनारे रखी गई, इस किनारे कहाँ रखी गई ये नहीं पता, तब हम क्या यूज करेंगे ऑन। अब आगे चलते हैं एट, अगर एक्यूरेट फिक्स एकदम एक्यूरेट बताया गया कि हाँ मेज पर इस जगह पर रखी गई है, द बुक इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ टेबल, सेंटर, सेंटर मीन्स बीच में, सेंटर ऑफ द टेबल, सेंटर ऑफ द टेबल। क्लास नंबर इज रिटन ऑन द बोर्ड, अब लिखा है, कहां लिखा है ये नहीं पता, क्लास नंबर इज रिटन ऑन द बोर्ड, क्लास का नंबर यानी किस नंबर की क्लास है ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्लास नंबर इज रिटन ऑन द बोर्ड, लेकिन कहां लिखा हुआ है ये नहीं पता तो ऑन लगा देंगे, क्लास नंबर इज रिटन ऑन द बोर्ड। अब अगर ये बोला जाए क्लास नंबर इज रिटन ऑन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द बोर्ड, अपर
राइट कॉर्नर दो है, एक ये है एक ये है, राइट कॉर्नर दो है, लेकिन अपर राइट कॉर्नर ऑफ द बोर्ड, आप एग्जैक्ट जब पोजीशन बता दिया तो एट लग जाएगा। द क्लास नंबर इज रिटन एट द राइट अपर राइट कॉर्नर ऑफ द बोर्ड। चलिए लिखते हैं इसको भी। द बुक इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द टेबल। मान लीजिए ये टेबल है, अब इसमें यहाँ पर बुक रखी गई है, बताया नहीं है आपको, सिर्फ बता दिए कि मेज पर किताब है। क्या बोलोगे? बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, किताब मेज पर रखी है, बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। अब ये बोल दिया गया किताब मेज के एकदम बीचों बीच में रखी गई है। क्या बोलोगे? बुक इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द टेबल। एग्जैक्ट अगर पता हो तो हम क्या बोलेंगे? एट। और अगर कहीं पर भी रखी है, ये नहीं पता एग्जैक्ट कहां पर है, तो लगेगा कहां? ऑन। समझ में आया? चलिए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री। देखिए ये मान लीजिए हमारा पेड़ है, ठीक है। अब अगर पेड़ के अंदर कहीं पर बैठी है, पेड़ के अंदर कहीं पर बैठी है, तो हम क्या बोलेंगे? इन। बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री। और अगर जो है पेड़ के अंदर घुसी, क्या बोलेंगे? द बर्ड एंटर्ड इनटू द ट्री। एंटर्ड इनटू द ट्री, क्योंकि गति है, स्पीड है, मोशन है, रुकी नहीं है। अब उसके बाद अगर जो है यही चिड़िया यहां ना बैठ करके यहां बैठ जाए, अब क्या बोलेंगे? बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री। पेड़ के ऊपर बैठी है, पेड़ के अंदर नहीं, पेड़ के ऊपर बैठी है। एक चीज दूसरी चीज के अंदर हो तो इन, रुकी हुई। गतिमान हो तो इनटू। अब अगर कोई चीज ऊपर हो, एक चीज दूसरी चीज के ऊपर हो तो ऑन। और अगर एग्जैक्ट लोकेशन बता दी जाए, चिड़िया पेड़ के बीचों बीच में बैठी है, चिड़िया पेड़ के बीचों बीच में बैठी है, आप क्या बोलोगे? द बर्ड इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ ट्री। वैसे पेड़ पर चिड़िया के लिए ट्री वो एट नहीं यूज होता जल्दी। समझ में? इन, इनटू, इन रुका हुआ अंदर, इनटू बाहर से जा रही है, और ऊपर आकर बैठी तो ऑन। ठीक है, चलिए। बुक इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ ट्री। बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री। पेड़ पेड़ पर चिड़िया बैठी है। क्लास नंबर इज रिटेन। अब कहीं पर भी क्लास नंबर लिखी गई है तो ऑन लग जाएगा। क्लास नंबर इज रिटेन ऑन द बोर्ड, लेकिन क्लास नंबर इज रिटेन एट द अपर राइट साइड ऑफ द बोर्ड। अपर राइट कॉर्नर ऑफ द बोर्ड। राइट कॉर्नर, कॉर्नर मीन्स कोना, कॉर्नर ऑफ द बोर्ड। देखिए अभी इस पर गौर कीजिए, ठीक है। ऑफ भी आया है, ये कहां लगता है ये आगे बताने वाले हैं, जब पहुंचेंगे तब उसको समझ लीजिएगा। क्लास नंबर इज रिटेन एट द अपर, अपर कॉर्नर। अपर कॉर्नर दो है, एक ये है एक ये है। अपर राइट कॉर्नर ऑफ द बोर्ड, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द बोर्ड। समझ में आया? एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है तो हम क्या लगाते हैं? एट। और अगर एग्जैक्ट लोकेशन ना पता हो तो ऑन। यहां पर लिख देते हैं। जब जब क्योंकि अभी तो मान लीजिए आपको याद रहेगा, लेकिन जब दोबारा खोल करके पढ़ने लग जाएंगे तो भूल जाएंगे क्या बताया था यहां मैंने। जब एक चीज दूसरी चीज के अंदर, दूसरी चीज पर, दूसरी चीज पर रखी हो, एग्जैक्ट लोकेशन पता हो, एग्जैक्ट लोकेशन पता हो, तब हम लगाते हैं ये। यहां पर ना पता हो और यहां पर पता हो, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। ऑन एट, ऑन हो गया हमारा, एट हो गया। टू, फ्रॉम और
ऑफ। टू कहाँ यूज करते हैं? जब एक चीज दूसरी चीज की तरफ जा रही है, यानी कि नजदीकी बढ़ रही है, दूरी घट रही है, तब हम क्या यूज करते हैं? टू। जब एक चीज दूसरी चीज की तरफ जा रही है, तरफ जा रही हो, जा रही हो। देखिए, प्रीपोजिशन की अगर डेफिनेशन आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। प्रीपोजिशन ऐसे शब्द, इंग्लिश में भी बोलिए तो आप बोल करके मैं लिखवा देता हूँ, एक बार हिंदी में लिख लीजिए। ऐसे शब्द जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच रिश्ते बताते हैं, उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। द वर्ड्स which shows the relation between subject and object are called preposition. The words which shows relation between subject and object are called preposition. लिख लीजिए अगर लिखना हो तो। मतलब कि दूरी घट रही हो, दूरी घट रही हो, दोनों के बीच दूरी घट रही हो, दूरी घट रही हो। या फिर बोल सकते हैं नजदीकी बढ़ रही है, नजदीकी, नजदीकी बढ़ रही है, नजदीक आ रहे हैं दोनों। चलिए, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूं, यानी कि सब्जेक्ट जो है, आप देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बता रहा है, यानी सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से नजदीक हो रहा है, करीब हो रहा है। बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, बर्ड जो है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया कहाँ है? चिड़िया और पेड़ का क्या रिश्ता है? चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है ना। बच्चे नदी में कूदे, बच्चे और नदी का क्या रिलेशन है? कूदा उसमें। समझ आया? चलिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, माई फादर, माई अंकल, अंकल इज कमिंग, माई अंकल इज कमिंग टू होम, मेरे चाचा घर आ रहे हैं। किसी भी टेंस में आप बना लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। माई अंकल केम टू होम, मेरे चाचा घर आए। घर यानी कि कहीं से आए ना, चाचा और घर के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, चाचा घर आ रहे हैं ना, घर की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो यानी कि चाचा मान लीजिए यहाँ है, घर यहाँ है, चाचा घर की तरफ आ रहे हैं, तो ये डिस्टेंस धीरे धीरे यहाँ पहुंच जाएंगे, कम हो जाएगी, यहाँ पहुंच जाएंगे और कम हो जाएगी, यहाँ पहुंच जाएंगे और कम हो जाएगी। समझ में आया? नजदीकी बढ़ रही है। नेक्स्ट, फ्रॉम। जब एक चीज दूसरी चीज से दूर हो रही हो, किताब में आपको इस चीज की जगह वस्तु लिखा हुआ मिलेगा बस। जब एक चीज दूसरी चीज से दूर जा रही हो, दूर जा रही हो, जा रही हो, यानी कि जब एक चीज, मेरे चाचा घर से जा रहे हैं, ठीक है, माई अंकल इज गोइंग फ्रॉम होम, घर से जा रहे थे यहाँ, जब यहाँ है तो दूरी कम है, यहाँ और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई, यानी और दूर जा रहे हैं और दूर जा रहे हैं, तो डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है ना। क्या हो जाएगा? फ्रॉम लग जाएगा। एक यूज ये हुआ। दूसरा आपका, जब एक चीज बदल करके कोई दूसरी चीज बन जाए, लेकिन अब वो पुरानी अपनी खूबी खो दे, तब क्या बोलते हैं? फ्रॉम। जब आकार, संघटन, कंपोजिशन, कंपोजिशन, अभी समझाता हूं इसको, दोनों बदल जाए।
बदल जाए, बदल जाए, तो भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। आई एम आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई। आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई। मैं मुंबई से आ रहा हूं। मुंबई से अगर मैं आ रहा हूं तो यानी कि मुंबई से मेरी डिस्टेंस, जब मैं यहां हूं तो मेरी डिस्टेंस इतनी है, यहां पहुंचा तो मेरी डिस्टेंस इतनी हो गई, जब मैं यहां पहुंचा मेरी डिस्टेंस इतनी हो गई, यहां पहुंचा तो इतनी हो गई, यानी कि दूर जा रहा हूं मैं ना, इस जगह से पहले इतनी दूर गया, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, यानी कि इस चीज से लगातार मैं दूर जा रहा हूँ, डिस्टेंस इसके बीच की हमारी बढ़ रही है ना, इसके लिए क्या यूज करेंगे? फ्रॉम। आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई। यू आर कमिंग फ्रॉम ठेका लिकर शॉप। आर यू कमिंग फ्रॉम लिकर शॉप? फ्रॉम मीन्स कहीं से दूर जाना। चलिए आप सेंटेंस और बना सकते हैं, बना लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, कर्ड, कर्ड मीन्स दही, इज मेड फ्रॉम, मेड फ्रॉम मिल्क। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। दही दूध से बना हुआ है, दही दूध से बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, ये समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है, बिना इसके ये चीज नहीं समझ में आएगी। ऑफ मीन्स का की के, का की के, इसका मतलब होता है से, इसका मतलब होता है से, ठीक है। फ्रॉम मीन्स से, ऑफ मीन्स का की के। एक चीज का दूसरी चीज से रिश्ता बताता है, एक चीज का दूसरी चीज से रिश्ता बताता है, चीज से रिश्ता बताता है, बताता है, ठीक है। दूसरा आपका, जब आकार बदले, खाली जब आकार बदले लेकिन कंपोजिशन या संगठन, संघटन, कंपोजिशन, संघटन ना बदले, ना बदले। एग्जाम्पल लिख करके फिर दोनों के एक साथ समझाता हूं, ठीक है। चलिए, आप मेरे चाचा की बेटी हैं। यू आर माई, यू आर डॉटर ऑफ माई अंकल। यू आर डॉटर ऑफ माई अंकल। आप मेरे चाचा के बेटे हैं। यू आर माई यू आर सन ऑफ माई अंकल। दूसरी चीज, इसी ऑफ की जगह पर हम अपॉस्ट्रोफी एस जो पढ़ते थे, अंकल्स, अंकल्स डॉटर, सेम यही चीज है, ठीक है। अंकल्स डॉटर, चाचा की बेटी। यहाँ पर यू आर डॉटर ऑफ माई अंकल, दोनों सही है, ठीक है। इसी की जगह पर हम अपॉस्ट्रोफी एस पढ़ते थे, यूज करते थे अभी तक। यू आर डॉटर ऑफ माई अंकल, ये यानी कि ऑफ मेरे चाचा की बेटी, माई फादर इज सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। मेरे पिताजी मेरे दादा के बेटे हैं। माई फादर इज सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ठीक है। यू आर डॉटर ऑफ माई अंकल, आप मेरे चाचा की बेटी हैं। समझ में आया? दूसरा वाला एग्जाम्पल, डस्टर इज
मेड ऑफ मेन चीज ये है, मेड ऑफ वुड। डस्टर इज मेड ऑफ वुड, डस्टर लकड़ी का बना है। अब देखिए, दही दूध से बनता है, दही दूध से बना हुआ है। अब देखिए, और दूसरा इधर डस्टर इज मेड ऑफ वुड, डस्टर लकड़ी का बना हुआ है। अब ये देखिए, ये डस्टर जो है हमारा लकड़ी का बना है, ये डस्टर तो बन गया, इसका आकार चेंज हो गया, क्या अब ये लकड़ी नहीं कहा जाएगा? ये अभी भी तो लकड़ी ही है। इसको अगर हम पूछे ये क्या है, बोलोगे यार लकड़ी तो है, बोलेंगे आप सर लकड़ी है। अब क्या दही है, तो दही को दिखा करके किसी से पूछिए कि ये क्या है, ये दूध है, तो क्या वो बोलेगा दूध है? नहीं बोलेगा ना, वो दूध नहीं रह गया। अब वो दही बन गया, दही बन गया, वो दूध नहीं रह गया। ठीक है, संघटन बदल गया, कंपोजिशन उसका बदल गया, आकार भी बदल गया और कंपोजिशन भी बदल गया, शेप एंड कंपोजिशन दोनों। अब यहाँ पर क्या हुआ, शेप चेंज हुआ, लेकिन लकड़ी थी पहले भी, अभी भी लकड़ी है। ये समझ में आया? बोर्ड इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ, अभी भी ये लकड़ी है, बोर्ड है लेकिन ये लकड़ी का ही है अभी भी। डोर इज मेड ऑफ आयरन, डोर इज मेड ऑफ आयरन, लोहा था, अभी भी लोहा ही है, पहले भी लोहा था, दरवाजा बनने के बाद भी लोहा ही है। तो क्या बोलेंगे, डोर इज मेड ऑफ आयरन, तो वहां पर ऑफ लग जाएगा। लेकिन अगर जो है कोई चीज बदल जाए, अब उसको पुरानी चीज नहीं कहा जा सकता, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रॉम। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब दूसरा, टी इज मेड फ्रॉम मिल्क, चाय दूध से बनती है, चाय दूध की बनी हुई है। अब क्या उस चाय को दूध कहेंगे आप? नहीं कह सकते उसको, ठीक है, कहेंगे ये दूध है। अब पागल हो क्या, ये चाय है बोलते हैं सर। चलिए आपको कुछ और समझ जाइए, मेन बेसिक कोर पार्ट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। बाकी आप बनाना चाहें दो सेंटेंस आप अपने आप से बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क दे दूंगा मैं, कम से कम 2 से 3 सेंटेंसेस, आप जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ सबके 2 से 3 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, ठीक है। चलिए, टू जब नजदीकी बढ़ रही है तो, उसकी तरफ जा रहे हैं तो, फ्रॉम दूर जा रहे हैं तो, और कोई चीज किसी चीज से बनी और जिस चीज से बनी उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो चीज हो गई, उसका कंपोजिशन खत्म हो गया, अब उसको पुरानी चीज नहीं कहा जाए तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम। ऑफ रिश्ता बताता है, का कीके का सेंस देता है। और जब कोई चीज किसी चीज से बनी है और अभी भी उसको वही कहा जाए, जैसे ये डस्टर लकड़ी का बना हुआ है, अभी भी ये लकड़ी ही है, ठीक है। वो ये दरवाजा लोहे का बना हुआ है और अभी भी लोहा ही है, दरवाजा भले बन गया लोहा ही है, तो क्या बोलेंगे, ऑफ। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फॉर।